हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के लिए लेकर आए हैं, और बीए थर्ड ईयर का जो हिंदी का पेपर है सेकंड वह हम लेकर आए हैं। उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला उपन्यास है जहाज का पंछी है, उसके बाद आपका नाटक है बांसुरी बजती रहे, फिर आपका प्रबंध काव्य है अग्निसार, उसके बाद आपके और चौथी यूनिट भी है। तो इस प्रकार से आपके यूनिट वाइज सारा सिलेबस डिवाइड है। लेकिन ये जो सिलेबस है नाटक, उपन्यास, प्रबंध काव्य, इनसे आपका जुड़ा हुआ है। तो जो आपका बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है, मुझे लगता है इसमें काफ़ी हार्ड ये आपका स्टूडेंट्स के लिए जाने वाला है। फर्स्ट पेपर तो आपको मालूम ही है, आपके पेपर का नाम प्रयोजन मूलक हिंदी है। उसमें जो टॉपिक है मैंने सिलेबस आपका अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। प्रयोजन मूलक हिंदी में टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर अब जा चुका है, जनवरी आ गया है। तो आपको मालूम ही है कि मई जून तक आपके एग्ज़ाम होते हैं। अब आपके पास 6 मंथ हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट का मतलब आपके पास 6 पेपर हैं। अगर आप एक पेपर पे मतलब एक सब्जेक्ट पे अगर आप 2 महीने भी लगाते हैं, तो इस प्रकार से आपके 6 महीने चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित, और आपका सेकंड पेपर जैसे कि आपको मालूम है, सेकंड पेपर में जहाज का पंछी उपन्यास है, और इसमें जो कथानक है ये काफ़ी लेंदी है। अगर आप कहेंगे तो ये मैं डेली आपको डाल दूँगी, काफ़ी लेंदी है। अगर इसका सार ही आपको पढ़ना है तो आज तो मैं सिर्फ आपको सार पढ़ा रही हूँ, लेकिन कथानक जो है इसका काफ़ी लेंदी है, 5-6 पेज का है। तो इसको अपलोड करने में मुझे 3 दिन तो चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में इसको अपलोड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका सार बता देती हूँ, जो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी क्वेरीज़ आती हैं तो 3 दिन तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हम एक दिन में 3 वीडियो इस कथा सार की जो कथानक है इसकी अपलोड करेंगे, तो कथानक काफ़ी पेज का है, कथा सार बहुत छोटा है। कथा सार का मतलब जो सारांश है इसका, वो आपको बता देती हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आपको कथानक पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है तो ये कम से कम 3 वीडियो में आपका ख़त्म होगा, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पूरा ही आपको पढ़ना है। चलिए बता देते हैं इसका कथासार क्या है जहाज के पंछी का। और शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट जो अभी तक हम करते आए हैं हमेशा आपसे, कि सब्सक्राइब करना है और साथ में लाइक करना है और शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स के लिए जहाज का पंछी का कथासार। और कमेंट बॉक्स में जो चीज़ मैंने आपको बोली है उसका आप जो है ज़रूर भेजिए। इसके साथ साथ जितने भी इसके करैक्टर हैं उनके मैं जो है आपको कराऊंगी वीडियो, सभी की जितने भी करैक्टर हैं चरित्रण करेंगे उनका, साथ में कथासार। इसमें आपके 4 टॉपिक बनेंगे। एक तो जिन ईलाचंद्र जोशी जी का आप जीवन परिचय कर लीजिए, कथासार कर लीजिए, साथ में जो चरित्र चित्रण हैं उनको करना है, और 1-2 टॉपिक जो होगा वो मैं आपको करा दूंगी। बस इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जहाज का पंछी जो है ईलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, और ईलाचंद्र जोशी जी जो हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार ही हैं। 3 मुख्य हैं इसमें उपन्यासकार, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप बता देती हूँ कौन कौन से हैं। ईलाचंद्र जोशी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। 3 लेखक जो हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं मुख्य। तो इन्होंने कहा है जिसमें एक अनाथ तथा पढ़े लिखे समझदार बेरोजगार युवक की व्यथा कथा प्रस्तुत की गई है। यानी कि एक युवक है जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन वह क्या है, बेरोजगार है। तो उसकी कहानी ये लेकर आए हैं इस उपन्यास के थ्रू। एक 27 वर्षीय यानी कि एक 27 साल का अनाम नव युवक बेकारी से छटपटाकर कलकत्ता महानगर में आ पहुंचता है। यानी कि जहाँ का वो है वहाँ से वो निकल जाता है, चला जाता है, और कहाँ आ जाता है रोजगार की तलाश में, कलकत्ता महानगर में आ जाता है। किंतु यहाँ भी उसकी आजीविका और आवास का कोई प्रबंध नहीं हो पाता। यानी कि जो उसकी नौकरी थी उसको यहाँ आकर भी नहीं मिलती है, और वह अपने जो रहने खाने की जगह है वो भी नहीं जुटा पाता यहाँ आने के बाद भी। जहाँ वो रहता था वहाँ तो उसके लिए थी ही नहीं नौकरी, लेकिन वो दूसरे शहर में आता है, वहाँ भी उसके साथ यही हाल होता है। वह पाता है कि इधर उधर फुटपाथों पर भटकते हुए जैसे
जैसे तैसे वह अपने दिन व्यतीत करता है। अपना घर छोड़ देने के बाद भी वह कलकत्ता में आकर भी इधर उधर ही भटकता रहता है। ना ही उसे नौकरी मिलती है और ना ही उसे रहने की जगह मिलती है। उसका अत्यंत क्रश शरीर और वेशभूषा की भी अत्यंत दयनीय अवस्था देखकर प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि यह कोई चोर या पॉकेटमार है। यानी कि वहाँ रहते रहते उसके जो कपड़े थे वह भी खराब हो जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी संदेह से वह पुलिस के हाथों पड़ता है, चोट खाकर अस्पताल में पहुंच जाता है। ये जब आप पूरा कथानक पढ़ेंगे वहीं आपको पता चलेगा। कथा सार में तो शॉर्ट चीज़ें रहती हैं तो उतना ही आपको मालूम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अस्पताल में वह देखता है कि जन सेवा का ढोंग अपनाया जा रहा है। एक दिन उसे अस्पताल से निकाल दिया जाता है। वह फिर इधर उधर भटकता हुआ 2-1 घरों में नौकरी की तलाश में जाता है, किंतु उसे धुतकार दिया जाता है। इस अवस्था में उस पर एक बार चोरी का अपराध लगाया जाता है और पुलिस उसे हवालात में बंद कर देती है। यहाँ भी वह देखता है कि कैदियों पर पुलिस वाले मनमाना अत्याचार करते हैं और भ्रष्टाचार के कई तरीके अपनाते हैं। समय आने पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट उसे निरपराध घोषित कर देता है और वह एक बार फिर जीवन के मुक्त प्रांगण में विचारने लगता है। तो ये सब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक युवक है और वह काम की तलाश में कलकत्ता आता है, जहाँ पर उसको 2 बार जेल भी जाना पड़ता है। उसको चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वह अस्पताल जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर वह जो देखता है कि कितना भ्रष्टाचार है समाज में, ये सब चीज़ें यहाँ पर वह देखता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है वह। फिर आगे चलते हैं। भटकते भटकते वह करीम चाचा के संपर्क में आता है। तो करीम चाचा का भी हम करैक्टर करेंगे, यानी कि चरित्रण करेंगे, आ सकता है एग्जाम में। उनके यहाँ रहते हुए एक कला नाम की एक लड़की को हिंदी पढ़ाता है और साथ साथ करीम चाचा के निर्देशन में व्यायाम करते हुए स्वास्थ्य सुधारता है। यानी कि जो उसकी हालत हो चुकी थी, तो करीम चाचा के अंडर आने के, यानी कि उनके संपर्क में आने के बाद वह अपना स्वास्थ्य और अपना जो रहने खाने का ढंग है वो सब सुधारने लगता है और पाक कला की भी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, यानी कि खाना बनाना। कुछ कारणों के बाद उसे वह स्थान भी छोड़ना पड़ जाता है। अब उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की आभा आ गई थी। जब आप कुछ नहीं होते हैं और आप कुछ बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक जगह स्टैंड करना शुरू करते हैं, तो और आगे बढ़ने की आप में चाह आ जाती है। तो उर्स की वेशभूषा भी सुधर गई थी। भादुड़ी महाशय के यहाँ उसे रसोई की नौकरी मिल जाती है और उसकी आवास समस्या का भी अंत हो जाता है। तो ये खाना बनाना वह यहाँ सीख चुका था करीम चाचा के यहाँ, तो रसोई की नौकरी मिल गई। अब उसे रहने की भी जगह मिल गई। लेकिन किंतु रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ संपन्न हो रही एक गोष्ठी में प्रगतिशील विचारधारा का एक भाषण दिए जाने के कारण भादुड़ी महाशय क्रुद्ध होते हैं, उसे नौकरी से निकाल देते हैं। आप क्यों निकाला, क्या हुआ ऐसा कि जो वह भाषण देता है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद भादुड़ी जी के यहाँ निकलने के पश्चात वह प्यारे धोबी के संपर्क में आता है। ये सब करैक्टर आप याद रखिएगा। करीम चाचा आ चुके हैं और आपके भादुड़ी महाशय जी आ चुके हैं और तीसरे आपके आ चुके हैं प्यारे धोबी, है ना। प्यारे से उसका परिचय अस्पताल में रहते हुए हुआ था। प्यारे आपने ऊपर पढ़ा था कि वह अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी चोट लगती है। जब प्यारे के यहाँ लॉन्ड्री का काम संभाल लेता है, उसकी लड़की बेला कथानक के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ बेला का भी आप चरित्रण पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बेला का। फिर अपना पूर्ण समर्पण करने के लिए उद्धत हो जाते, किंतु वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता। एक दिन प्यारे उन दोनों को बड़ी ही संदिग्ध अवस्था में देख लेता है और वह स्थान भी उसे छोड़ना पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं। प्यारे के यहाँ से निकाले जाने के पश्चात उसे मिस साइमन नाम की एक एंग्लो इंडियन स्त्री के यहाँ रसोई की नौकरी मिल जाती है, किंतु बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह चकले में आ फंसा है। चकला अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसको ज़्यादा डीपली तो आपको नहीं बताऊंगी। चलिए आगे चलते हैं, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। मिस साइमन के यहाँ 15 लड़कियां हैं और वह उनसे वेश्यावृत्ति कराती है। अब आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि किसको बोला जाता है चकला। अब आगे देखते हैं। यहीं उसका परिचय अमला, जुलेखा, सुजाना आदि लड़कियों से होता है और उनके संबंध से उसे यह ज्ञात होता है कि उन पर मिस साइमन द्वारा अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं। अमानुषिक यानी कि बहुत हद तक जो मनुष्य के अकॉर्डिंग नहीं है, इस तरह के जो जानवरों पर किए जाते हैं और वे जीवित रूप में भी
रौरव नरक का भोग कर रही हैं, वह उनके उद्धार का भरसक प्रयत्न करता है किंतु निष्फल रहता है। यानी कि उसे वह कोशिश तो करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। वह देखता है कि पुलिस के एजेंट भी इस काम में मिस साइमन की सहायता करते हैं और अत्याचार का पोषण करते हैं। यानी कि वो अत्याचार को, यानी कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बढ़ावा देते हैं। वही उसके मन में यह बात आती है कि जीवन में इस नारकीय पक्ष का अस्तित्व मिटाना होगा। वह बराबर प्रयत्न में लगा रहता है, यानी कि वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है निष्फल होने के बाद भी। इन्हीं दिनों मिस साइमन की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, यानी कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अपने और यहीं के एक साथी फ्रैंक के सहयोग से वह चकले को टेलरिंग हाउस के रूप में परिणित कर देता है। यानी कि वो जो चकला था वहाँ पर सिलाई का काम शुरू करवा देता है, एक वहाँ पर सेंटर बन जाता है। अब यहाँ पर और सभी लड़कियाँ अपने हाथों से कपड़े सीकर आत्मसम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करने योग्य बन जाती हैं, किंतु असामाजिक तत्वों का पोषण करने वाला वर्ग यह सहन नहीं कर पाता। उसे पुलिस एजेंट झूठे आरोप में अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। रास्ते में वह मौका पाकर भाग निकलता है। तो जहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अच्छा होने लगे तो ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस से भागकर कथानक लीला नाम की स्त्री के यहाँ पहुँच जाता है। लीला एक अविवाहित और धन धान्य से समृद्ध नारी है। औपचारिक रूप से वह रसोई की नौकरी उसे वहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए लीला जुड़ चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे इसमें करैक्टर हैं, किंतु उसके बौद्धिक स्तर और सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लीला उसके प्रभाव में आ जाती है। धीरे धीरे दोनों निकट आ जाते हैं। लीला कथानायक को पति के रूप में वर्ण करना चाहती है, यानी कि उससे शादी करना चाहती है, किंतु वह इस विषय में मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है। उसे जनजीवन का व्याकुल पक्ष सदैव स्मरण आता रहता है और उसके उद्धार के लिए वह लीला की सहायता प्राप्त करना चाहता है। लीला भी इस विषय में व्यावहारिक दृष्टि से सोचती है, किंतु इधर नायक को संदेह होता है कि वह अपने वर्ग के संस्कारों द्वारा बुरी तरह जकड़ी हुई स्त्री है। समझ रहे हैं आप यहाँ पर चीज़ें? नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा डीपली अगर और जाना है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पूरा कथानक आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। कथानक मानसिक रूप से खिन्न होकर उसका घर भी त्याग देता है, यानी कि वो लीला के घर से भी निकल जाता है और अपने आप को एक दिन रांची में पाता है। रांची जगह है, वहाँ पर पाता है। यहीं उसका स्वामी जी से परिचय होता है। रांची का मानसिक अस्पताल देखने को उसे अवसर प्राप्त होता है, यानी कि जो रांची में मानसिक, यानी कि जो दिमाग के जो मरीज़ होते हैं तो वहाँ पर अस्पताल पे वो उसको देखने का मौका मिलता है। एक बार फिर उसकी आँखों के आगे युग जीवन का कटु यथार्थ घूम जाता है, यानी कि जो तत्कालीन समय है उसका जो सच्चाई है वो उसके सामने आती है। तो यहाँ पर आगे है, किंतु स्वामी जी उसे मानसिक रूप से सुस्थिर करते रहते हैं। अचानक ही कहीं से उसकी सूचना पाकर लीला कथानक को लेने के लिए रांची आ पहुंचती है। लीला को आप करैक्टर अभी आपने ऊपर देखा था, तो वो आ जाती है उसको लेने के लिए। वह उसके साथ मिलकर जन कल्याण के कार्य करना चाहती है। पहले वो तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो तैयार हो जाती है। यह नायक उसकी विचारधारा से सहमत हो जाता है। लीला उससे स्पष्ट कर देती कि वह जनजीवन के पीड़ित और शोषित पक्ष का उद्धार करने के लिए अपनी समस्त संपत्ति प्रस्तुत कर देगी। पहले वो इस चीज़ की तैयार नहीं थी, अब वह तैयार हो चुकी है पूरी तरह से और उसको ढूंढती वहाँ आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार लेखक ने कथन से यह सिद्ध किया कि जिस प्रकार से समुद्री जहाज पर बैठा हुआ पंछी सब तरह से झटककर पुनः जहाज पर आकर्षण प्राप्त करता है, उसी प्रकार से कथानक भी संसार और समाज की जो विसंगति हैं उनसे संघर्ष करते हुए अंत में जिस लीला को छोड़कर वह भागा था उसी के पास दोबारा से वह आश्रय प्राप्त करता है। तो जीवन में जो इतने उतार चढ़ाव उसके आए हैं उन्हीं सबको कि बार बार वो एक चीज़ से निकलता है दूसरे में वो आ फंसता है, फिर निकलता है, फिर फंसता है। तो वही कि जहाज का पंछी उड़ता है फिर आकर बैठता है, उड़ता है फिर आकर बैठता है, तो वही सब इन्होंने यहाँ पर समझाया है इस उपन्यास के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा कथा सार था। तो ये सारांश ही था। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो ये 4-5 पेज का 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप तक ये पहुंचेगा तो बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। और नए साल पर ये अपना बना लीजिए कि शेयर करेंगे और किसी की केयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरी सेंड कीजिए और अगर
हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं। वैसे तो मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी मिरर से जुड़ चुके हैं STSU के उत्तराखंड से, लेकिन अगर कोई नहीं जुड़ा है और बेनिफिट्स उठाते हैं वीडियो के तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें।